दिन था 19 अगस्त और समय था रात के 11:55। कमला मार्केट थाने में एक पिता कांपती आवाज में कहता है, बापू ने मेरी बेटी के साथ गलत किया है। लेकिन पुलिस वाले समझ नहीं पाते कि यह बापू आखिर कौन है। तो उस शख्स से बातचीत करने के बाद पुलिस को पता चलता है कि देश भर में जिसकी एक झलक पाने के लिए लाखों लोग उमड़ आते थे, जिसके चरण छूने के लिए मंत्री मुख्यमंत्री तक कतार में खड़े रहते थे, जिसकी तस्वीरें भगवानों के साथ घर घर में लगी होती थी, वो बापू वही था, यानी आसुमल सुरमलानी हरपालानी उर्फ आसाराम बापू। लोग कहते थे बापू के आशीर्वाद से सब ठीक हो जाता है। और उन्हीं भक्तों में एक परिवार उसी शख्स का था जिसने अपनी 16 साल की बेटी को भी शुद्धिकरण के लिए बापू के पास भेजा था। लेकिन 15 अगस्त 2013 की रात उसी बच्ची की दुनिया बिखर जाती है। उसके बाद FIR दर्ज होती है। रात 1 बजे LNJP हॉस्पिटल में मेडिकल होता है, फिर बयान, दस्तावेज, हर मिनट तनाव। अगली सुबह दिल्ली पुलिस की कॉल जोधपुर वेस्ट के DCP अजय लांबा तक पहुंचती है। क्योंकि यह घटना राजस्थान में हुई थी, इसीलिए जांच भी उनके दायरे में ही होनी थी। लांबा तुरंत आदेश देते हैं कि मड़ई कुटिया को सील करो, एक भी सबूत गायब नहीं होना चाहिए। जोधपुर महिला पुलिस थाने में नया केस रजिस्टर होता है। ACP चंचल मिश्रा को जांच की कमान मिलती है। SHO मुक्ता पारीक को सह प्रभारी बनाया जाता है। उधर लड़की और उसके माता पिता को सुरक्षा को मद्देनजर कस्टडी में जोधपुर लाया जाता है और उधर आसाराम के आश्रमों में उथल पुथल होनी शुरू हो जाती है। उनके भक्तों में आक्रोश फैलना शुरू हो जाता है। पुलिस को धमकियां मिलनी शुरू हो जाती हैं। हर कोई बस यही सवाल पूछ रहा था कि क्या एक लड़की की चीख ने भारत के सबसे बड़े बाबा की गद्दी हिला दी, या इसके पीछे कुछ साजिश थी। लेकिन कौन सच बोल रहा था और कौन झूठ बोल रहा था, और क्यों गवाह एक एक करके मारे जाने लगे। 5 साल की जांच और सैकड़ों सुनवाइयों के बाद 25 अप्रैल 2018 को जोधपुर कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि आसाराम बापू दोषी हैं। उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन ये सिर्फ सजा की कहानी नहीं है, ये उस पूरे खेल की कहानी है जो आसाराम केस के पीछे दबा हुआ था। आज हम उसी परत दर परत खुलती सच्चाई को समझेंगे। जांच की शुरुआत में ही एक बात स्पष्ट थी कि पीड़िता का नाम किसी भी कीमत पर उजागर नहीं होना चाहिए। इसीलिए DCP अजय लांबा उसे एक काल्पनिक नाम देते हैं, माधुरी। जब उन्होंने माधुरी से पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तो लड़की के होंठ कांपने लगे। कमरे में सन्नाटा फैल गया। ये देखकर अजय लांबा ने ASHO मुक्ता पारीक को संकेत दिया कि वे उसे एकांत में ले जाकर बात करें। कुछ मिनट बाद मुक्ता बाहर निकली। उनकी आंखें नम थीं। अजय लांबा ने पूछा, कहानी सुनी? मुक्ता का जवाब धीमी आवाज में आया, सर माफ कीजिए, दुष्कर्म हुआ है। इसके बाद जो कहानी उन्होंने बताई उसने सबसे बड़े बाबा की चमचमाती छवि को झकझोर कर रख दिया। माधुरी ने कहा, वो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की रहने वाली है। उसके पिता का छोटा सा ट्रांसपोर्ट कारोबार है, जिनमें उनके पास करीब 11 ट्रक हैं। उनका परिवार सालों से आसाराम का भक्त था और इसी श्रद्धा के कारण माधुरी और उसके भाई को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में स्थित आसाराम के गुरुकुल हॉस्टल में भेज दिया गया था। यहीं से घटनाओं की असली परतें खुलनी शुरू होती हैं। 2 और 3 अगस्त 2013 माधुरी अचानक बीमार होने लगती है। साथ की लड़कियां वार्डन शिल्पी को खबर करती हैं। शिल्पी कमरे में आती है, हल्का सा देखती हैं और सिर्फ इतना कहती हैं, आराम करो। अगले दिन भी हालत बिगड़ती है, लेकिन डॉक्टर को दिखाने की जरूरत किसी को नहीं लगती। 2 दिन बाद उसे हॉस्टल डायरेक्टर प्रकाश के दफ्तर ले जाया जाता है। वहाँ पहले से मौजूद एक लड़की माधुरी के कान में फुसफुसाती है, तुझ पर भूत का साया है। डायरेक्टर प्रकाश भी वहीं रट लगाते हैं कि तुम भी इन शक्तियों से ग्रस्त हो, मंत्र जपो, सब ठीक होगा। लेकिन माधुरी के पेट में दर्द उठता गया, लेकिन इलाज की जगह उसे मंत्र, जप और साधना ही दिए जाते रहे। अगले दिन शिल्पी वार्डन फिर से माधुरी के कमरे में आई। इस बार उनका बयान गंभीर था। बापूजी को सूचना दे दी है, तुम्हारे भाई को भी कह दिया है कि माता पिता को बुला लें। 8 अगस्त को उसके माता पिता छिंदवाड़ा पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें बेटी से मिलने तक नहीं दिया जाता। एक दिन बाद शिल्पी की मौजूदगी में मुलाकात होती है। शिल्पी फिर वही बात दोहराती है, इस पर प्रेत हैं, बापूजी से जल्द मिलवाना होगा। माधुरी के पिता पहले से आसाराम के खास सेवक सेवा को जानते थे। सेवा को फोन किया गया और 12 अगस्त को पूरा परिवार दिल्ली रवाना हो गया बापू से मिलने के लिए। पर दिल्ली पहुंचकर उन्हें बताया गया कि बापू दिल्ली में नहीं, जोधपुर में है। इस तरह 14 अगस्त को परिवार जोधपुर पहुंचा। यहाँ से सेवा उन्हें सीधे मड़ई कुटिया लेकर गया, जहाँ उससे पहले आसाराम 50 से 100 भक्तों के बीच सत्संग कर रहा था। सत्संग खत्म होते ही बापू ने बुलावा भेजा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके आगे की बेल जरूर दबा दीजिए और साथ ही प्लीज इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए।
माधुरी और उसका परिवार अंदर आए और यहीं से इस मामले की असल दास्तान शुरू होती है। माधुरी को देखते ही आसाराम ने अपनी वही बनावटी गंभीर आवाज में कहा, हरि ओम, कहाँ से आए हो? माधुरी के पिता ने हाथ जोड़कर जवाब दिया, बापू, हमें आपके पास भेजा गया है। आसाराम मुस्कुराया, जैसे उसे सब पहले से पता हो। अच्छा, तो तुम ही वो लड़की हो जिस पर प्रेतों की परछाई है। चलो, तुम्हारे अंदर बैठे राक्षस को भी आज निकाल ही देते हैं। इतना कहकर वो उठ खड़ा हुआ, तांबे के कलश से पानी लिया, मंत्र बुदबुदाया और माधुरी के चेहरे पर छिड़क दिया। फिर उसने माधुरी के सिर पर हाथ रखा, मानो कोई पवित्र अनुष्ठान चला हो। इसके बाद उसने परिवार से कहा, जाइए, सेवादार विष्णु के कमरे में विश्राम करें। लेकिन असली खेल शुरू होना था रात 10 बजे। रात होते ही संदेश आया, माधुरी को गार्डन में भेजो। परिवार को बताया गया कि 11 दिनों तक अनुष्ठान चलेगा और माता पिता वापस जा सकते हैं। माधुरी ने सोचा, ये गुरुजी हैं, भला क्या गलत करेंगे? और यही विश्वास उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। परिवार को विष्णु देवड़ा के घर भेज दिया गया। अगली सुबह फिर वही हुआ। सत्संग के बीच आसाराम ने इशारे से उन्हें रोका और भीतर बुला लिया। कुटिया के गार्डन में बैठकर उसने अनुष्ठान के नियम बताए। फिर माता पिता को कहा कि वे मेन गेट पर जाकर मंत्र पढ़ें। करीब 500 गज दूर रसोइये ने दूध लाकर दिया और फिर वही रसोइया माधुरी को पीछे वाली सीढ़ियों पर बैठने को कहकर चला गया। कुछ देर बाद माता पिता दूर चले गए, माँ गार्डन की तरफ, पिता मेन गेट की तरफ और माधुरी अकेली रह गई। तभी आसाराम ने अपने कमरे का पिछला दरवाजा खोला, धीरे से बोला, आ जाओ, डरना मत। माधुरी ठिठकी, पर वो भी बाकी भक्तों की तरह उसे भगवान समान मानती थी, इसलिए भीतर चली गई। अंदर वह अपने बिस्तर पर आधा लेटा हुआ था। उसने इशारे से माधुरी को पास बुलाया, उसके हाथों को सहलाना शुरू किया, फिर उसके माथे को अपने होंठों से छुआ और उसके कपड़े उतारने लगा। माधुरी का शरीर कांपने लगा। वो सोचती रही, अगर विरोध किया तो माँ बाप मुझे ही दोष देंगे, गुरु की नाराजगी कहीं और बड़ी न हो जाए, शायद भूत उतारने की कोई गुप्त पूजा होगी। पर जो होने लगा था वह किसी अनुष्ठान का हिस्सा नहीं था, वो एक वृद्ध गुरु का पाखंड और पाशविकता थी। बाहर माता पिता मंत्र जप रहे थे, सोच रहे थे कि अंदर पूजा हो रही है, और कमरे में देश के सबसे बड़े कथित संत की घिनौनी सच्चाई सामने थी। एक नाबालिग के शरीर को नोचता एक बूढ़ा आदमी, जिसे करोड़ों लोग भगवान कहते थे। हजारों साल की तपस्या के बाद भारत ने महान ऋषि मुनि दिए हैं, पर इनके बीच ऐसे नकली पवित्र पुरुष भी पैदा हुए जो श्रद्धा का शोषण करके देवत्व का काला व्यापार चलाते रहे। आसाराम भी उन्हीं में से एक था, जिसने कथित चमत्कारों और प्रवचनों के जरिए खुद को ईश्वर का अवतार बता दिया था, जबकि उसके अंदर वो वहशीपन छिपा था जिसकी कल्पना भी सामान्य लोग नहीं कर सकते थे। माधुरी ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस कमरे में उसे उपचार के लिए ले जाया जा रहा है वही उसकी जिंदगी का सबसे डरावना पल बन जाएगा। कमरे का दरवाजा बंद होते ही आसाराम का पूरा व्यवहार अचानक बदल गया। शुरुआत में मंत्रों और पूजा की बातें करने वाला वह आदमी धीरे धीरे शिकार की तरह उसके करीब आने लगता है। करीब 1.5 घंटे तक माधुरी वहीं बंद रही और उसके साथ जो कुछ हुआ उसे याद करते ही उसका पूरा शरीर कांप उठता है। एसएचओ मुक्ता ने बाद में बताया कि माधुरी ने साफ साफ कहा था, उस डरावने कृत्य के बाद आसाराम बड़ी बेचैनी से उसे देखते हुए बार बार कह रहा था कि वह जल्दी कपड़े पहनकर कमरे से निकल जाए। जैसे ही माधुरी जाने लगी उसने धमकी दी, अगर बाहर जुबान खोली तो तेरे माता पिता और भाई का क्या हाल करूंगा, समझ भी नहीं पाएगी। डरी सहमी माधुरी बाहर आई तो गार्डन में उसकी माँ अब भी मंत्र पढ़ रही थी। माँ ने पूछा, अनुष्ठान कैसा रहा? लेकिन माधुरी के गले से आवाज ही नहीं निकली। वह चुपचाप मुख्य द्वार की तरफ बढ़ी और फटाफट विष्णु के घर की पहली मंजिल पर चली गई जहां वे ठहरे हुए थे। अगली सुबह पूरा परिवार शाहजहांपुर लौट गया। रास्ते भर माधुरी चुप रही। उसके माता पिता को लगा कि शायद अभी भी कोई बुरा साया है, इसीलिए वे भी उसे ज्यादा नहीं कुरेदना चाहते थे। लेकिन माधुरी के अंदर एक तूफान उमड़ रहा था। आखिर वह कैसे बताए कि जिस इंसान को उसके घर वाले भगवान समझते हैं उसी ने उनकी बेटी की जिंदगी उजाड़ दी। घर पहुंचकर माधुरी ने खाना नहीं छुआ और अपने कमरे में जाकर लेट गई। बहुत देर तक सोचने के बाद उसने तय किया कि उसे अब और सहना नहीं है, वह सच्चाई माँ को बताएगी। जब उसकी माँ कमरे में आई और उसके बालों पर हाथ फेरने लगी तो माधुरी का सब्र का बांध टूट गया। वह फूट फूट कर रो पड़ी और बोली, माँ, आसाराम भगवान नहीं है, उसने मेरे साथ वह सब किया जो समझ से बाहर है। माँ भी अपनी बेटी को गले लगाकर रोने लगी। जब पिता तक बात पहुंची तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बरसों की श्रद्धा, भरोसा सब एक ही पल में खत्म। जिस आदमी के लिए उन्होंने कर्ज लेकर शाहजहांपुर में आश्रम बनवाया था उसी ने उनकी बेटी को धोखा दिया था। पिता ने निश्चय किया कि दिल्ली जाकर उससे आमने सामने बात करेंगे। अगले ही दिन पूरा परिवार दिल्ली पहुंचा जहां उसका कार्यक्रम था। लेकिन जैसे ही वे आसाराम के पास पहुंचने लगे उसके लोगों ने उन्हें रोक दिया। बात की जांच में भी साबित हुआ कि खुद आसाराम
आसाराम ने अपने सेवकों को निर्देश दिया था कि उन्हें मेरे पास मत आने देना। जब हर रास्ता बंद हो गया तो माधुरी के पिता ने फैसला किया कि अब सिर्फ कानून से ही न्याय मिलेगा। वे माधुरी को लेकर कमला मार्केट थाने पहुंचे। ये सुनकर कि मामला आसाराम से जुड़ा है, पुलिस भी चौंक गई। निर्भया केस के बाद दिल्ली पुलिस पहले से ही अत्यंत सख्त और संवेदनशील थी, इसलिए उनकी शिकायत तुरंत दर्ज कर ली गई। रात 1 बजे पीड़िता को LNJP अस्पताल ले जाया गया और मेडिकल कराया गया। पुलिस ने परिवार को वहीं रोके रखा ताकि सुबह मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराए जा सके। फिर पुलिस की एक टीम माधुरी को लेकर जोधपुर रवाना हुई, जहां यह घटना हुई थी। आसाराम समर्थक अक्सर यह सवाल उठाते हैं कि FIR में 5 दिन क्यों लगे और यह दिल्ली में क्यों दर्ज हुई, लेकिन कहानी खुद बताती है कि उस डर, धमकी, सदमे और लगातार टाल मटोल के बीच परिवार को सच्चाई समझने, विश्वास टूटने और कदम उठाने में इतना समय स्वाभाविक था। SHO मुक्ता द्वारा पीड़िता का बयान लेने के बाद मामला इतना गंभीर समझा गया कि जोधपुर महिला थाने ने तुरंत पोस्को एक्ट के तहत आसाराम के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। चूंकि लड़की की उम्र 18 साल से कम थी, इसलिए यह केस सीधे पोस्को के दायरे में आता था। वर्ष 2012 में हुए संशोधनों के बाद इस कानून ने बलात्कार की परिभाषा को कई गुना व्यापक कर दिया था। अब भेदन या पेनिट्रेशन ही नहीं, बल्कि जबरदस्ती किए गए डिजिटल या ओरल दुष्कर्म को भी अपराध की श्रेणी में रखा गया था। इस केस में पेनिट्रेशन नहीं हुआ था, बल्कि उंगलियों द्वारा शोषण यानी डिजिटल रेप और ओरल सेक्स के आधार पर आसाराम पर रेप के गंभीर आरोप लगे। डिजिटल शब्द का मतलब यहाँ गैजेट नहीं, बल्कि शरीर के उन हिस्सों से है जिन्हें अंग्रेजी में डिजिट्स कहा जाता है, जैसे उंगलियां और अंगूठा। इन्हीं के जरिए हुए यौन उत्पीड़न को डिजिटल रेप माना जाता है। भारतीय कानून में इस अपराध की सजा कम से कम 5 साल से लेकर 10 साल तक हो सकती है और परिस्थिति संगीन हो तो यह सजा आजीवन कारावास तक बढ़ सकती है। आसाराम को अंततः अधिकतम सजा इसलिए मिली क्योंकि मामला सिर्फ डिजिटल और ओरल सेक्स तक सीमित नहीं था। उसने पीड़िता को धमकाया, मानसिक रूप से नियंत्रित करने का अपराध किया और एक साजिश भी रची। इनमें से हर धाराएं अदालत में साबित हुई। जांच आगे बढ़ाने के लिए जोधपुर वेस्ट के DCP अजय लांबा ने एक स्पेशल टीम गठित की। टीम में ACP चंचल मिश्रा, एडिशनल DCP सतीश चंद्र जांगीर, SHO मुक्ता पारिक और SI मदन बेनीवाल शामिल थे। चंचल मिश्रा को इस मामले की आधिकारिक जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। वह सेवा में नहीं थी, इसलिए मुक्ता पारिक को उनके मार्गदर्शक और सलाहकार की भूमिका भी दी गई। जैसे ही यह खबर राष्ट्रीय मीडिया में पहुंची, माहौल गर्म हो गया। देश भर में चर्चा चल रही थी और लाखों अनुयायियों वाले आसाराम के खिलाफ हवा बनती जा रही थी। इसी कारण सबसे पहले उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया ताकि वह देश छोड़ने की कोशिश न कर पाए। लेकिन उसकी गिरफ्तारी आसान नहीं थी। मीडिया हर मूवमेंट को पकड़ने को तैयार बैठी थी। पुलिस नहीं चाहती थी कि ऐसा लगे कि वे बिना सबूत के किसी बाबा को परेशान कर रहे हैं। दूसरी ओर यदि जल्दबाजी में गिरफ्तारी की कोशिश की जाती तो देश भर में हिंसा का खतरा भी था। और सबसे जरूरी बात, पक्का सबूत जुटाए बिना गिरफ्तार किया गया व्यक्ति आसानी से कोर्ट से जमानत ले सकता था, जो पीड़िता के लिए बड़ा झटका होता। इसलिए पुलिस ने सावधानी से आगे बढ़ने का फैसला किया। सबसे पहले मुक्ता पारिक और उनके पति SI सत्य प्रकाश को सादा कपड़ों में छिंदवाड़ा आश्रम भेजा गया, जहां पीड़िता और उसका भाई पहले पढ़ते थे। दोनों को एक सामान्य भक्त की तरह रहना था ताकि पहचान न हो सके कि वे पुलिस हैं। उनका काम था पता लगाना कि क्या यह एक अकेली घटना थी या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी थी। वार्डन शिल्पी ने लड़की को डॉक्टर के पास ले जाने की बजाय आसाराम के पास क्यों भेजा? क्या इसी तरह अन्य लड़कियों को भी भेजा जाता था? आश्रम में एक दिन रहने के बाद बड़ी दिलचस्प और चौंकाने वाली बातें सामने आईं। कई लड़कियां अचानक पढ़ाई के बीच में ही गुरुकुल छोड़कर चली गई थी, कुछ तो परीक्षा के समय भी। जब मुक्ता ने उन लड़कियों के पते वाले पुलिस थानों में फोन किए तो पाया कि अधिकतर परिवार इस मुद्दे पर बात करने को तैयार ही नहीं थे। यह व्यवहार खुद ही किसी बड़े सच की ओर संकेत देता था। उधर SI भंबर सिंह की अगुवाई में दूसरी टीम इंदौर भेजी गई, जहां इस समय आसाराम रुका हुआ था। धीरे धीरे जांच का घेरा सख्त होना शुरू हो चुका था और पुलिस को यकीन होने लगा था कि मामला उतना साधारण नहीं है जितना बाहर से दिखता है। भंबर सिंह को इंदौर आश्रम में भक्त बनाकर भेजा गया था। उनका मिशन था आसाराम की गिरफ्तारी की जमीन तैयार करना, यह समझना कि बाबा के पास पहुंचना कितना जोखिम भरा होगा और आखिर उसे बिना हंगामा किए पकड़ना कैसे संभव होगा। इसके साथ ही उन्हें एक और जिम्मेदारी दी गई, आसाराम को जोधपुर पुलिस के सामने पेश होने का सम्मन सौंपना। DCP अजय लांबा अपनी किताब में लिखते हैं कि इसी दौरान उन्हें यह पुष्टि मिली कि दिल्ली में जब पीड़िता का परिवार उससे मिलने गया था तो उन्हें रोकने का आदेश किसी सहयोगी ने नहीं बल्कि खुद आसाराम ने दिया था। यानी जिस परिवार की बच्ची के साथ उसने दरिंदगी की थी
उसी परिवार को उसके सामने पहुंचने तक नहीं दिया गया। उधर पीड़िता का परिवार 15 अगस्त की घटना के बाद से लगातार न्याय की तलाश में भटकता रहा, कभी दिल्ली, कभी शाहजहांपुर और कभी जोधपुर। और इसी समय आसाराम प्रवचन देने के नाम पर देश के अलग अलग शहरों में मंचों पर धर्म का ढोंग फैलाता रहा। उसकी पीआरओ हर कुछ घंटे में नया बयान देकर कहानी को घुमाने की कोशिश कर रही थी। पहले दावा हुआ बापू तो 15 अगस्त को जोधपुर में थे ही नहीं। जोधपुर पुलिस ने तुरंत जवाब दिया, हमारे पास लोकेशन के ठोस सबूत हैं। फिर कथा पलटी, ठीक है बापू जोधपुर में थे लेकिन लड़की और उसके परिवार से मिले नहीं। पुलिस ने फिर कागज रख दिए, मुलाकात के एविडेंस मौजूद हैं। कुछ ही समय बाद बयान बदल कर कहा गया, हाँ मुलाकात तो हुई थी लेकिन माता पिता की मौजूदगी में। जोधपुर पुलिस ने इस दावे को भी खारिज कर दिया। हमारे पास यह साबित करने के पर्याप्त सबूत हैं कि आसाराम लड़की से अकेले मिला था। जैसे जैसे गिरफ्तारी की खबरें तेज होने लगीं, आसाराम के समर्थक देश भर में सड़कों पर उतर आए। कुछ जगह प्रदर्शन इतने उग्र हुए कि सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। हिंसा का माहौल बनने लगा था। डीसीपी अजय लांबा लिखते हैं कि जांच के दौरान एक बात बिल्कुल साफ हो गई, लड़की निष्कलंक थी, बिल्कुल भोली। वहीं आसाराम के बारे में जो अंदरूनी तथ्य सामने आए वे रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। कई आश्रम कर्मियों ने बताया कि उसे एक तरह का यौन लोभ था। हर रात नई लड़की भेजने की मांग होती थी। हॉस्टल वार्डन शिल्पी, डायरेक्टर प्रकाश और आश्रम मैनेजमेंट के कुछ लोग इस काम में सक्रिय रहते थे। अधिकांश लड़कियां गरीब परिवारों से आती थीं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि जो लोग यह बातें पुलिस को बताते थे वे ऑन रिकॉर्ड आने से डरते थे। उन्हें जान का खतरा महसूस होता था। अब जोधपुर पुलिस के पास आसाराम की गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त आधार बन चुका था। जैसे सबसे पहले मेडिकल रिपोर्ट जिसने साफ बता दिया कि लड़की के साथ यौन उत्पीड़न हुआ है। दूसरा सबूत की घटना की रात आसाराम और पीड़िता एक ही कमरे में थे। तीसरा फैक्ट था पॉस्को एक्ट, जिसमें पीड़िता का बयान तब तक सही माना जाता है जब तक आरोपी उसे गलत साबित न कर दे। यानी लड़ाई का बोझ अब आरोप लगाने वाली के ऊपर नहीं बल्कि आसाराम पर था। और चौथा फैक्ट कॉल रिकॉर्ड और डिजिटल फॉरेंसिक, जो दिखाते थे कि शिल्पी, प्रकाश और अन्य सहयोगियों ने योजना बनाकर लड़की को अपने जाल में फंसाया था। ये सब बातें एक साथ मिलकर एक ही दिशा की ओर इशारा कर रही थी कि अब गिरफ्तारी सिर्फ समय की बात रह गई थी। इंदौर के उस विशाल आश्रम के बाहर माहौल किसी किलेबंदी जैसा था। जोधपुर पुलिस की एक टीम सब इंस्पेक्टर भंवर सिंह की अगुवाई में आदेश लेकर पहुंची थी कि आसाराम को एक नोटिस थमाकर उन्हें जांच में शामिल होने के लिए जोधपुर बुलाया जाए। लेकिन नोटिस देना भी इतना खतरनाक मिशन बन जाएगा, इसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। जैसे ही पुलिस की गाड़ी आश्रम के पास रुकी, समर्थकों की भीड़ चारों तरफ से टूट पड़ी। नारों, धक्कों और गालियों के बीच पुलिस को अंदर प्रवेश तक नहीं करने दिया गया। भीड़ इस कदर उग्र थी कि ऐसा लग रहा था मानो कोई युद्ध छिड़ गया हो। उधर डीसीपी अजय लांबा अपनी किताब में लिखते हैं कि उसी समय प्रदेश की सत्ता से जुड़े कुछ नेता और कार्यकर्ता जुलूस निकालकर आसाराम के समर्थन में सड़क पर उतर आए थे। वे दावा कर रहे थे कि एक धर्मगुरु के खिलाफ झूठा केस गढ़ा गया है और एक राजनीतिक साजिश के तहत उन्हें बदनाम किया जा रहा है। उस वक्त मध्य प्रदेश में बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी और राजस्थान में कांग्रेस के अशोक गहलोत की सरकार थी। राजनीतिक तापमान भी इस केस को और विस्फोटक बना रहा था। लगभग 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस आखिरकार आश्रम की दीवारों के भीतर कदम रख पाई। घंटों की खींचतान के बाद आसाराम ने वादा किया कि 29 अगस्त को मैं स्वयं जोधपुर पहुंचकर जांच में सहयोग करूंगा। जोधपुर और इंदौर पुलिस ने उसी वादे के आधार पर हाई लेवल सुरक्षा तैयारियां शुरू कर दी। लेकिन जब 29 अगस्त की सुबह आई तो आसाराम नदारद था, न इंदौर में, न आश्रम में और ना किसी झांत ठिकाने पर। ऐसा लगा था जैसे वह हवा में गायब हो गया हो। गायब होने के तुरंत बाद जोधपुर पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया। अब कार्रवाई नोटिस से आगे बढ़ चुकी थी। यह पूरा देश भर में चलाया जाने वाला एक खोज अभियान बन चुका था। और यहीं हमारी सीरीज का पहला एपिसोड खत्म होता है। दूसरे एपिसोड में आप जानेंगे कि किस तरह आसाराम ने कई दिनों तक पुलिस को चकमा देने की कोशिश की और कैसे एक सीक्रेट मिशन के तहत जोधपुर पुलिस ने आखिरकार उसे धर दबोचा। आगे कोर्ट में सुनवाई के दौरान गवाहों पर हमले कैसे हुए, कितनों की हत्या हुई, गहलोत सरकार के हटने के बाद नई सरकार ने क्या कदम उठाए, कौन कौन से नेताओं पर उन्हें बचाने के आरोप लगे और अंततः वह कौन सा दमदार सबूत था जिसने 2018 में अदालत को मजबूर किया कि आसाराम को जीवन के अंतिम दिन तक जेल में रखने का फैसला दे। साथ ही हॉस्टल वार्डन शिल्पी, डायरेक्टर प्रकाश और बाकी पीड़िताओं की गवाही ने इस पूरे केस की दिशा कैसे बदल दी। इन सभी रहस्यों से पर्दा उठेगा एपिसोड 2 में। तो दोस्तों, ये थी आसाराम की कहानी
अब आप बताइए कि आप आसाराम को क्या मानते हैं, एक संत या फिर एक ढोंगी जिसने हमारे धर्म को बदनाम किया? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और इतना शेयर करें कि आसाराम की यह कहानी देश के घर घर तक पहुंच जाए।